हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तकलीफ तो होती है पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आइए इसी मोटिवेशन के साथ रोज की तरह आज भी मैथ का सेट नंबर हम लोग 26 देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके वीडियो को डाउनलोड करेंगे और वहां से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी चाल में उसे 1/15 भाग कम करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकता है। ठीक है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रामू कोई व्यक्ति है, ये एक निश्चित स्पीड से चल रहा था, लेकिन होता क्या है कि कुछ देर जाने के बाद वो है से अपना स्पीड को है से 1/15 भाग क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, तो हम 1/15 भाग कम करता है। ठीक है, तो यहाँ से सोचिएगा जैसे कि राम का जो वास्तविक स्पीड था तो मान लीजिए कि 15 था। ठीक है, अब 1/15 कर देता है तो बचेगा कितना, 14 स्पीड बचेगा, जिससे कि इसका जो ये जो कम किया इसके कारण इसमें 10 किलोमीटर जो है से कम दूरी तय करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों का अंतर कितना है, 10 किलोमीटर का। यानी कि अगर प्रारंभिक स्पीड से तय करता तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करता। ठीक है, और अगर ये जो 1/15 भाग जो अपना स्पीड को कम किया यानी कि 14, तो इसके हिसाब से करता तो कितना, 140 किलोमीटर दूरी को तय करता। ठीक है, तो बोल रहा है कि उस दूरी को 30 घंटा में तय करता है। तो बताइए कि स्पीड क्या था, तो स्पीड बराबर हम लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम जो हमारा दिया हुआ है वो 30 घंटा दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 150। ठीक है, और टाइम कितना है 30, यानी कि कितना 5 किलोमीटर पर घंटा के क्या है इसका स्पीड हो जाएगा, जो कि पहला का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 हैं। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई जॉन है और जोसेफ है, जोसेफ हम लिख दिए। ठीक है, इन लोग के पास राशि है, जॉन के पास 19,000 है और इसके पास 26,000 है। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि यदि जोसेफ ने जॉन को 1,000 रुपया दे देता है, जोसेफ है से अपना इसके पास जितना राशि है उसको जॉन को 1,000 रुपया दे देता है। तो अब बताइए कि जॉन के पास पहले से कितना था, 19,000 था, और जोसेफ जो है से 1,000 रुपया दे देता है, यानी कि इसके पास कितना बच जाएगा, हो जाएगा 20,000। लेकिन अब जोसेफ के पास जब 1,000 रुपया दे देता है तब इसके पास कितना बचेगा, 25,000 रुपया बच जाएगा। इसी का तो रेशियो फाइंड करना है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 5 × 25 और 5 के 20, तो इनके पास जो बचा है उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात जो है से 13:9 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है से 4:3 होगा, तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो रेशियो मेथड से इसको हम देखेंगे। देखिए 3 पॉइंट से देखेंगे, प्रेजेंट, देखिए इसको हम बोलेंगे पास्ट, इसको प्रेजेंट और इसको फ्यूचर बोल देते हैं। समझिएगा, राम और श्याम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन लोग का जो 4 वर्ष बोल रहा है कि पहले का, तो माइनस से डोनेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पहले जा रहे हैं, यहाँ वर्तमान से पास्ट में जा रहे हैं इसलिए माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, 4 वर्ष पहले जा रहे हैं, तो इन लोग का जो अनुपात है तो 13 कितना है, 9 है। और 8 वर्ष बाद जब जा रहे हैं, 8 वर्ष बाद जा रहे हैं तो इन लोग का अनुपात जो हो जा रहा है
से कितना हो जा रहा है, 4:3 हो जा रहा है। अब वास्तविक अंतर की अगर बात करें तो 8 4 12 वर्ष का अंतर है, लेकिन अगर रेशियो का अंतर की बात करें तो देखिए तो यहाँ पे यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर बराबर है, नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों का अंतर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये दोनों का अंतर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 में से 3 घटाएंगे, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 13 में से 9 घटाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया अनुपात जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 13 ही कहीं 13 और 9, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12। अब देखिए अगर वास्तविक अंतर बोले तो यहाँ कितना, 12 वर्ष, और अगर रेशियो का अंतर बोले तो यहाँ पर कितना, देखिए दोनों जगह 3 यूनिट का अंतर पड़ रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट का। तो हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट बराबर 12 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए कि ये दोनों का अगर आयु का अंतर बोले तो 4 यूनिट का अंतर हो रहा है, अंतर 4 यूनिट का हो रहा है। तो 4 यूनिट बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 1 यूनिट बराबर कितना, 4। तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 वर्ष, यानी कि राम और श्याम का जो आयु का अंतर जो था तो कितना, 16 वर्ष का अंतर था, जो कि 3 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा। बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी कोई संख्या है, ठीक है, उन लोग दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:8, 5:8 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि ये दोनों में क्या किया जाता है, 5 को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तीन लोग का जो नया अनुपात हो जाता है सो 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी का योगफल क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर यहाँ की अगर वास्तविक अंतर देखा जाए तो 5 का अंतर है, लेकिन अगर रियल अगर रेशियो का अंतर देखा जाए तो कितना, 3 का यहाँ पे अंतर है और यहाँ पर 5 का अंतर है। तो ये दोनों को अंतर ज्ञात करने के लिए अभी तुरंत हम बताएं कि ये दोनों का अंतर से इसमें डिवाइड गुना करते हैं और ये दोनों का अंतर से इसमें गुना करते हैं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 में से 3 यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर कितना 3 का अंतर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए और बी का नया रेशियो क्या आ गया, 5:8 और 3 गुना क्या हो जाएगा 6 और 3 तिहाई 9। अब देखिए यहाँ रियल अंतर जो हो गया तो 1 यूनिट का अंतर आ गया, और 1 यूनिट बराबर हमको देखा जा रहा है कि वास्तविक अंतर कितना है, 5 का अंतर है। तो बोल रहा है कि ये दोनों का योग क्या हो जाएगा, ये दोनों का योग क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 8 5 कितना हो जाएगा 13, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 13 यूनिट बराबर 13 गुना 1 यूनिट बराबर कितना 5, यानी कि दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा तो 65 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि 4 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 4% का लाभ हो जाता। तो उस वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि कोई हरि नाम के व्यक्ति है, तो आप जानते हैं कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है 100% होता है। ठीक है, चलिए तो हरि के अकॉर्डिंग क्या है कि 8% हानि होती है, कितना पर, किसी वस्तु को बेचता है तो। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई वस्तु को अगर 100% इसका कॉस्ट प्राइस है तो 8% हानि क्या हो जाएगा, 8% हानि को हम बोल सकते हैं कि 100 में से 8 घटा देंगे यानी कि 92%। ठीक है, और जो बोल रहा है कि अगर 300 रुपये अधिक में बेचता, अगर इसी को अगर 300 रुपया अधिक में बेचता तो इसको 4% का लाभ हो जाता। तो हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो ठीक है, 4% लाभ कमाने के लिए क्या हो जाएगा, 104% हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि यही दोनों का जो अंतर है तो हमारा 300 रुपये है। तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए यानी कि 100% का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब बताइए कि यहाँ से अगर इन लोग का डिफरेंस अगर अंतर की बात करें तो 104 में से अगर 92 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 300 रुपया। तो यही हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 300/12, और 100% बराबर 300/12 गुना 100। ठीक है, 6 दूना 12 और 6 5
30, 2 से इसको करेंगे तो 25, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा हमारा 2500 रुपया। वो जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2500 रुपया, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइट क्रमशः प्रत्येक 72 सेकेंड, 108 सेकेंड और 48 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि लाइट सुबह 9:30 में एक साथ बदली हो तो अगले टाइम में तीनों लाइट एक साथ कब बदलेंगी। ठीक है, जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है तो इसका कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। और वो जो एलसीएम आएगा उसको मिनट और सेकंड में चेंज करके जो टाइम दिया हो उसमें हम लोग जोड़ देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तीनों बत्ती जो जलती है वो 72 सेकेंड में जलती है और दूसर का जो जल रही है 108 सेकेंड में जल रही है। ठीक है, 108 सेकेंड, और एक जो जल रहा है से कितना, 48 सेकेंड। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम की अगर बात करें तो देखिए एलसीएम है ऐसे भी शॉर्ट में निकाल सकते हैं कि क्या 108 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 3 गुना 3, 12 9 108 लिख सकते हैं। अब बताइए कि 72 पूरा आने के लिए क्या है हमको चाहिए, 9 8 72, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3 3 9 तो है ये है और यहाँ पे 4 भी है, तो 9 चूँकि 36। ठीक है, 36, और इसमें और 2 अगर दे देते हैं तो 36 दूना क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यही अगर बोलें तो कितना, यहाँ पे अगर 48 को अगर पुराना है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे 12 चौक 48, यानी कि 12 2 और क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 12 गुना 9 गुना 4 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, मिनट में बदल देंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि 12 गुना 9 गुना 4/60 कर देंगे, 60 कर देंगे। अगर यहाँ अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से क्या कर देंगे, 6 देंगे 60 और 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ से 5 9 चुके 36/5 आ गया। ठीक है, ये मिनट आ गया। अगर इसको अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 7 5 35 और 36, इतना मिनट लिख सकते हैं। और मिनट को इसी को अगर आगे अगर सेकेंड में अगर हम लोग चेंज कर दें तो कितना, 12, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद क्या है, तीनों लाइट है से एक साथ जलेगी। तो फर्स्ट टाइम कितना 9:30 AM में जली थी, तो दूसरा का टाइम कब जलेगी तीनों लाइट, 7 मिनट 12 सेकेंड बाद। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 7 मिनट 12 सेकेंड हम क्या कर देते हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 9:37 12 सेकेंड। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि 6 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अंतर जो है तो 4,680 रुपया है, तो बताइए कि उधार दी गई कुल राशि क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो राशि है, पहला राशि और सेकेंड राशि दोनों का अनुपात जो है 4:5 के रूप में है, और रेट जो दिया हुआ है 8% रेट दिया हुआ है। ठीक है, और जो टाइम दिया हुआ है फर्स्ट राशि को 4 वर्ष के लिए और सेकेंड राशि को 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा, मान लीजिए कि इसको x मान ले रहे हैं, इसको भी x मान ले रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो साधारण ब्याज हो जाएगा उसको हम कह सकते हैं PRT/100, यही फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। चलिए यहाँ पे लगाते हैं, अगर इसको अगर प्रिंसिपल माने, ठीक है, तो 4x इंटू 4 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से बटा 100। ठीक है, पहले हम इसको लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। ठीक है, तो 5x गुना 5 गुना 8/100, और इसी को अगर हम माइनस करते हैं तो 4x गुना 4 गुने 8/100। और यही दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4680 रुपया।
4680 रुपया, यही दोनों का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो कुल राशि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि कितना 5496x को हम क्या बोल देंगे, कुल राशि बोल देंगे। इसी का वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर देते हैं। ठीक है, 5 × 5 = 25, 8 200x बटा 100 माइनस, यहाँ से अगर करें तो 4 × 16, 16 × 8 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 बटा 100x = 4680। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात करें तो ये दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना 72x, ठीक है, बटा 100 = कितना 4680। अगर 72 से अगर इसको अगर कट करें तो हमारा जो हो जाएगा तो कितना बार में कटेगा 65 बार में कट जाएगा। यानी कि बोल देंगे कि x का जो वैल्यू आ गया वो हमारा क्या आ जाएगा 6500 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, तो कुल राशि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए कुल राशि को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9x। तो 9x को 9 × 6500, अगर इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9 × 6 = 54, 4 58, डबल जीरो बैठा देंगे। यानी कि टोटल जो राशि था 58,500 रुपया टोटल राशि था। ठीक है, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने के बाद अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो हम इसको बोल देंगे क्या, दो संख्या का अनुपात क्या है 2 और 3 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2x में जो पहला बात बोल रहा है कि यदि पहली संख्या में 5 घटा दिया जाता है, यानी कि पहली संख्या इसको हम 2x मान ले रहे हैं, इसको 3x, इसको में क्या 5 घटाया जा रहा है, और दूसरी संख्या में 3x में क्या हो रहा है 6 जोड़ दिया जा रहा है, तो अनुपात जो हो जा रहा है सब 5:12 क्या हो रहा है 12 हो जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस संख्या में अगर 8 जोड़ दें तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ से x का वैल्यू हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, तब वास्तविक संख्या हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से अगर करें तो 12 दूना 24x माइनस 12 × 5 = 60। यहाँ से अगर करें तो 5 × 3 = 15x प्लस 5 × 6 = 30 हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करें तो 15 को ला करके यहाँ घटा देते हैं, तो 24 में से अगर 15 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू आ गया हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, x = 10। तो वो जो संख्या हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा, और एक संख्या क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में अगर 8 जोड़ दिया जाता है तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो पहला संख्या में 8 जोड़ देते हैं और दूसरा संख्या में 8 जोड़ देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28 अनुपात क्या हो जाएगा 38। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो कितना 14 और 19 हमारा क्या हो जाएगा, यही नया अनुपात हो जाएगा, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। नौ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय का योग का 70% है। ठीक है, तो डी का आय सी की आय का 25% अधिक है, बी और डी के आय का अंतर 23,000 है, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो मान लीजिए कि बी की आय 100 है, तो ए की आय कितना हो जाएगा 20% कम है, यानी कि इसका आय कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, और जो बोल रहा है कि सी का जो आय है, इसमें जो बोल रहा है कि सी का जो आय है से ए बी का आय का योग का 70% है। तो बताइए कि ए और बी का अगर योग की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसी का 70% जो है तो क्या है सी है। तो हम बोल देंगे कि 180 का अगर 10% निकालें तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 अगर 10% का वैल्यू अगर 18 हो जाएगा तो 70% के क्या, तो 18 × 7 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है डी के बारे में, क्या कह रहा है कि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है।
इससे इसका 25% अधिक है, यानी कि क्या बोलते हैं 126 जो है तो 100% का वैल्यू है, तो 125% का वैल्यू हमको ज्ञात कर देना है। तो 25 पचे 125, 25 चौके 100। अगर यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करें तो ये जो आ जाएगा हमारा 157.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी और डी का आय का जो अंतर है वो है 23,000। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये सबको x लगा दे रहे हैं, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करने में हमको आसानी होगा। बोल रहा है कि b और d के आय का अंतर, b और d का आय का जो अंतर है से 23,000 है। तो हम बोल सकते हैं कि 157.5x माइनस 100x इज इक्वल टू कितना 23,000। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर 157 में से 100 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 57.5x इज इक्वल टू 23,000 हो जाएगा। अगर इससे अगर कट करें तो 230 कितना बार में 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो x बराबर कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब बताइए कि a का आय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो a का आय कितना है 80x है, तो 80 गुना कितना x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4,000। तो हम बोल सकते हैं कि 8 चौके 32। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ 4,000 नहीं होगा 400 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 तो कट गया है ना, तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 400 कर देंगे, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 3 को 0 दे देते हैं, यानी कि a का जो आय हो जाएगा से कितना 32,000 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 9 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या इसी का वैल्यू निकालना है। तो अब बताइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होगा। थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप यूज करते हैं तो साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान बराबर हो जाता है। ठीक है, जो कि कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा बराबर जब 45 डिग्री आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं क्या कि 2 गुना कॉट 45 का पावर 2 प्लस साइन, तो साइन 45 लिख देंगे का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो 2 गुना कॉट 45 का मान 1 होता है 1 हो जाएगा, प्लस कितना साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा माइनस 1, 2 में से 1 घटेगा 1 बच जाएगा प्लस 1/2, यानी कि इसमें अगर जोड़ेंगे तो 2 इकाई 2 1 3/2 हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, जो कि 10 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई राधा है। ठीक है, राधा के बारे में बोल रहा है कि आय को 25% बचाती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका जो आय है से अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो बचत जो करती है तो बचत इसी में या 25% करती है, यानी कि 25 रुपया करती है, तो खर्च कितना की होगी खर्च 75 की होगी। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हम पता चल गया कि राधा है से 25 रुपया अगर बचाती है तो उसका आय सिंपल कितना 100% रहा होगा, तो 75 रुपया क्या कर रही होगी खर्च कर रही होगी, तब जा करके उसका बचत क्या हो रहा होगा 25 रुपया हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि उसके व्यय में 20% वृद्धि हो जाती है, यानी व्यय इसमें क्या हो रहा है 20% का वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है,
तो हम 20 में अगर व्यय में अगर 20% का वृद्धि करेंगे तो 75 का अगर 10% की बात करें तो 7.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर 20% की बात करें तो 7.5 दूना 15, यानी कि 75 में अगर 15 अगर जोड़ दें तो इसका जो व्यय है से 90 हो जा रहा है। ठीक है, और जो बोल रहा है कि और इसकी आय में 29% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले से 100 था तो इसमें 29% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो हम क्या बोल देंगे, इसका आय जो हो जा रहा है 129 हो जा रहा है। तो अब बोल रहा है कि बचत इसका क्या हो रहा होगा। अगर यहाँ 129 में से अगर 90 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 39 रुपये बचत हो जा रहा होगा। यानी कि कह सकते हैं कि राधा का जो आय है से अब बढ़ करके 100 से क्या हो गया, 129 हो गया, और उसका खर्च जो था से 20% बढ़ गया, यानी 75 से अब कितना हो गया, 90 हो गया। तो ऑफकोर्स यहाँ बात है कि 129 में से अगर 90 घटा देते हैं तो हमारा 39 रुपये उसका क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। तो यही तो पूछ रहा है कि इसका बचत में कितना % का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 25 में कितना रुपया का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 14 रुपये का वृद्धि हुआ, तो यही 14 को हम परसेंटेज में फाइंड कर लेंगे। कितना, पहले से कितना था, 25 था, अब 14 रुपये वृद्धि हो जा रहा है, तो इसी का 100% निकालेंगे। तो 25 चौका 100, यानी कि 14 चौका 56% का क्या है, राधा की बचत में 56% की क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रही है, जो कि 11 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज के रूप में 9,984 रुपया प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जान रहे होंगे कि अगर धनराशि की अगर बात बोलें, अगर कुल राशि की बात करें तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। ठीक है, यही होता है। अगर बोलें कि अगर प्रिंसिपल जो दिया हुआ है हमारा से 60,000 दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें कितना, 9,984 इतना दिया हुआ है। तो अगर टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 69,984 रुपया लिख दिए हम। ठीक है, अगर 69 तो यहाँ पर प्रिंसिपल मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 60,000, 1 प्लस रेट हमारा क्या है, रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8%। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं, 8/100 और पावर n, यही n का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो ये यहाँ आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 69,984 60,000 और यहाँ क्या बच जाएगा, 108, तो 108/100 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर करते हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 69,984/60,000 और अगर इसको अगर 4 से कट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25/27 का पावर n। अगर यहाँ से अगर बात करें तो इसको देखिए, अगर इसको अगर इस फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, उसको लिख सकते हैं कि इसको अगर आपस में कट करेंगे तो 729/625, इसको हम कट करेंगे तो आपस में हम लिख सकते हैं 729/625 और अगर आगे लिखते हैं तो 27/25 का पावर n लिखते हैं। यहाँ देखिए 729/25 का अगर बात करें तो इसको अगर स्क्वायर में अगर वर्ग में लिखें तो हम बोल सकते हैं कि 27/25 का पावर 2, क्योंकि 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है 27/25 का पावर n दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ बेस देखिए बराबर है तो n बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि कह सकते हैं कि 2 वर्ष के बाद जो है हमारा अमाउंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 69,984, यानी कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है तो कितना 9,984 रुपया हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 12 का जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के मूलों के वर्गों का योग 34 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दिया हुआ है, देखिए x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के दिया हुआ है। ठीक है,
ये द्विघात समीकरण है, यानी x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, यही 2 इसका जो मूल है, ये दोनों का वर्गों का जो योग दिया हुआ है ना वो 34 दिया हुआ है। तो ये दोनों का अगर मूल की अगर बात करें तो अल्फा बोले। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू दिया हुआ है से 34 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि आगे बोल रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, k का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि आप जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और माइनस बी बटा ए की बात करें तो माइनस बी कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस 8 हो जाएगा, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणज होता है। इसको अगर फॉर्म करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही टर्म होता है। ठीक है, तो माइनस बी बटा ए करें तो माइनस 8 बटा 1 कर देंगे, यानी कि माइनस 8। ठीक है, और एक होता है कि अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो सी बाई ए होता है। तो सी यहाँ कितना है, 15 के है, 15 के बाई 1, यानी कि 15 के हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या फाइंड हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 8। चलिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना 64 हो जाएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो वैल्यू दिया हुआ है 34 प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 15 के हो जाएगा। ठीक है, तो 15 के गुना क्या लिख देंगे, 30 के इज इक्वल टू कितना 64। यहाँ से अगर बात करें तो 34 अगर उधर ले जाकर घटा दें तो 30 के बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि के का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 13 का जो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी घन के विकर्णों का वर्ग जो है से 2175 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई घन है, घन का एक भुजा ए होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका विकर्ण जो है, विकर्ण का वर्ग जो है से 2175 है। तो एक बात बताइए कि घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है, आप जानते हैं। तो a√3 का हम अगर स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 2175। ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3, और a का स्क्वायर 3a स्क्वायर बराबर 2175। ठीक है, इतना हमारा वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है कि इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 3a स्क्वायर का वैल्यू 2175 है, तो 6a स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल से अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6a स्क्वायर नहीं आ जाएगा, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0 हाथ में, 1 7 दूना 14 1 15 5 हाथ में, 1 21 दूना 42 1 43, यानी कि 4350 जो हो जाएगा इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि 14 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा से बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 27 दिन और 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से इस कार्य को 9 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, अकेले सी इस कार्य का 8/9 भाग कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, कोई ए है कितना दिन में करता है 27 दिन में, बी है से 54 दिन में। ठीक है, और दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी जो है सो 9 दिन में कर रहे हैं। तो हम सी का क्षमता निकाल लेंगे, सी कितना दिन में उस कार्य को कर सकता है। ठीक है, तो सी को निकालने के लिए क्या, ये टोटल में से ये दोनों को जोड़ करके अगर घटा दें तो सी का हमारा आ जाएगा। तो सी बराबर लिख सकते हैं क्या कि 1/9 माइनस 1/27 माइनस 1/54 लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 54 एलसीएम हो जाएगा। 9 छक्का 54 और 27 दूना 54 और 54 इकाई 54। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 6 में से 3 घटेगा 3, यानी कि यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 54। ठीक है, अगर यहाँ से अगर कट करें तो कितना हो जाएगा
यहाँ से अगर कट करें तो 3 इकाई 3 और 3 अठी 24, यानी कि 1/18, यानी कि सी जो है से कुल काम को कितना 18 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है कि पूरा काम नहीं कराना है, सी को 8/9 भाग काम कराना है। तो मान लीजिए कि पूरा काम को 18 दिन में, ठीक है। तो बताइए कि 8/9 का आपको कितना 18 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18, यानी कि 8 दूना 16 दिन में जो है से काम का 8/9 भाग है से सी है से कर देगा, जो कि 15 का ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ, तो लाभ क्या कह सकते हैं 1875 माइनस अगर कॉस्ट प्राइस को घटा दें तो ये लाभ ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि 1385 में बेचने पर होने वाला हानि, यानी कि बोल सकते हैं कि x माइनस 1385 ये दोनों है से क्या है बराबर है। तो हम कॉस्ट प्राइस x माने हैं तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए अगर इस x को इधर अगर ले जाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये दोनों को अगर आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 1875 प्लस 1385, यानी यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 9 10 के 0 हाथ में 1, 8 7 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 18 13 31 और 1 32, यानी कि 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3260 हो जाएगा। यानी कि x की अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 1630 बराबर x। इसी को क्या बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस बोल देंगे, जो कि इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था 1630 रुपया था, जो कि ऑप्शन नंबर 16 का जो हो जाएगा से सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 20,000 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी एक बिजनेस स्कूल खोलते हैं, ठीक है। 3 माह बाद सी जो है से 15,000 रुपया निवेश करके साझेदारी में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो 4,350 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि 3 दोस्त हैं, ए हैं, बी हैं, सी है, ठीक है। इन लोग क्या है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो कि इन लोग पहला जो है ए जो है से 20,000 रुपये लगाता है, ठीक है। बी जो है से 16,000 रुपये लगाता है और सी जो है से 15,000 लगाता है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई यहाँ क्या है कि सी जो है से 3 महीना बाद आता है, ठीक है। तो और टोटल जो लाभ जो ज्ञात होता है 6 महीना पर होता है, यानी कि जो सी है से 3 महीना बाद आया और टोटल इन लोग का जो बिजनेस चला से 6 महीना चला, यानी कि सी जो है से कितना महीना के लिए 3 महीना के लिए रखा, और ए और बी जो है से जब से बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो 6 महीना तक कंटिन्यू रहे होंगे। तो ए भी 6 महीना तक रखा है, ए भी 6 महीना का रखा है, यानी कि इन लोग का लाभ का अनुपात यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो कट करेंगे 3 दूना 3 इकाई 3, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा 20 दूना 40, यहाँ पर 16 दूना 32 और यहाँ 15 इकाई 15, ठीक है। तो यही के इसी के अनुपात में इन लोग का क्या हो जाएगा, जो भी लाभ जो 6 महीना के अंदर जो इन लोग का प्राप्त होगा यही अनुपात में इन लोग क्या करेंगे बांटेंगे। तो टोटल जो लाभ जो हुआ तो 4350 रुपया हुआ। तो टोटल अगर लाभ की अगर बात करें तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो 40 और 32 कितना हो गया 72 और 15 87x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,350 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर बात करें तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, इससे इसको कर देंगे 50 बार में कैंसिल आउट, तो x बराबर जो आ गया तो 50 आ गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि b का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो यही ना b है, यही b का हिस्सा की अगर बात करें तो 32x है, तो हम लिख सकते हैं 32 गुना 50। अगर 32 गुना अगर 50 करें तो 32 पचे कितना होता है 160, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी का जो हिस्सा हो जाएगा से 4350 रुपया में 1600 रुपया अकेले बी का हिस्सा हो जाएगा, जो कि 17 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ और PR
पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF और QR के समानांतर है। यदि PE बराबर 2 सेंटीमीटर है और EQ बराबर 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल और त्रिभुज PEF का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है PQ और R, ठीक है। इसी पर बोल रहा है कि भुजा PQ पर और भुजा QR पर, ये दोनों पर एक बिंदु है, एक बिंदु है, जो बिंदु का जो नाम है से EF दिया हुआ है। और ये जो बिंदु है से इस प्रकार से है कि EF जो है से QR का क्या है, समांतर है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि PE का जो वैल्यू दिया हुआ है, PE का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है, और EQ का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज ये छोटा वाला PEF का और PQR का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोलिए कि अगर ये बड़ा त्रिभुज PQR में अगर बोलें तो PQR यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं कि PQ बराबर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और PE बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटा त्रिभुज का एक भुजा जो है सो 2 है और बड़ा भुजा का एक भुजा जो है सो कितना, 5 है। तो जब भुजा जब दिया हुआ है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना रहता है तो चुपचाप उसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि पहले बड़ा भुजा का बोल रहा है तो बड़ा त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज PQR बटा त्रिभुज PEF का क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है। तो हम भुजा का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं PQ बटा PE का स्क्वायर कर देते हैं। यही क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल लिख दिए, ठीक है। तो PQ बराबर क्या है, 5 और 2, इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर, यानी कि 25/4, यानी कि इसका जो अनुपात हो जाएगा तो 25/4 हो जाएगा अनुपात, ठीक है, बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज का, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि P माइनस 2Q बराबर 3 और PQ का वैल्यू जो दिया हुआ है सब 5 दिया हुआ है। तो PQ माइनस 8Q क्यूब का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो चलिए दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर देते हैं। इसको अगर क्यूब करेंगे तो आप चूंकि जानते होंगे कि A माइनस बी का होल क्यूब अगर बोलें तो A³ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस बी होता है, ठीक है। चलिए इसी फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, PQ माइनस 8Q क्यूब, ठीक है, माइनस 3, यहाँ से क्या करेंगे 3 लिख दिए, ठीक है, गुना AB, तो A की जगह पर क्या है P और 2Q A माइनस बी, ठीक है, यानी कि P माइनस 2Q, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 3 होती है 27 हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगर बात करें तो इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब बताइए कि 3PQ यानी 3 दूना क्या हो जाएगा 6PQ। अगर PQ की बात करें तो PQ का वैल्यू कितना है 5 लिख दे रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे P माइनस 2Q बराबर क्या है, P माइनस 2Q का वैल्यू 3 है, ठीक है, यहाँ क्या लिख दे रहे हैं 27, ठीक है। तो PQ माइनस 8QQ इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दोनों अगर यहाँ माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है, 6 × 30 और 30 × 90, यानी कि 27 प्लस क्या लिख देंगे 90। और इसी का जो अगर 90 में अगर 27 अगर जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा 117 हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 117 आंसर, ठीक है, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है कि A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो बोल रहा है कि A प्लस C बाई B इज इक्वल टू व्हाट।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप कितना भी फार्मूला लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बनेगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को हम हमेशा एग्जाम में कोशिश करेंगे कि इक्वेशन को हम लोग क्या वैल्यू रख दें कि है एस जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर देखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। अगर यहाँ पर अगर ए बराबर बी बराबर अगर सी अगर हम मान लें तो हम क्या, ये देखिए तो बराबर हो रहा है, ए के बराबर हम क्या लिख लेंगे, बी के बराबर ए मान लेंगे, यानी ए स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर, दोनों क्या हो जा रहा है, आपस में बराबर हो जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो ए बराबर भी क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और सी बराबर भी क्या, बी लिख सकते हैं, और नीचे में बी है तो यहाँ क्या लिख देंगे 2b बटा बी, यानी कि b से b कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो इसका वैल्यू आ जाएगा से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि 20 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज का सेट नंबर जो हमारा 26 जो है से समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सेट के साथ अगले दिन सेट नंबर 27 के साथ। चलिए आज के लिए बस धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।